हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास आता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये दो ऑपरेटर्स एंड इसके अलावा एक निगेशन ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर्स आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, पढ़ते हैं इनको कि क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो काम करते हैं केवल और केवल बुलियन वैल्यूज़ पर, वर्क्स ऑन बुलियन वैल्यूज़। एंड इसके अलावा जो आउटपुट भी आता है वो भी एक बुलियन आउटपुट ही होता है, यानी कि 0 या फिर 1 हमें मिलता है लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, फिर हमें समझ में आएगा। मान लीजिए एक हमारे पास वैल्यू है int a इक्वल्स टू 10। बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, b इक्वल्स टू 8। अब आपने चेक किया और एक c और ले लेते हैं, c इज इक्वल्स टू लेट सपोज 7। आपने कंडीशन चेक की। अगेन ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल एंड या लॉजिकल और, ये सब ऑपरेटर्स हमारे काम करेंगे जब हम लोग डिसीजन मेकिंग वाले प्रोग्राम्स करेंगे। डिसीजन मेकिंग मतलब जहाँ पर हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे, लूप्स का यूज़ करेंगे, वहाँ पर इन ऑपरेटर्स का यूज़ होगा। बट ये जो डिसीजन मेकिंग वाले प्रोग्राम्स हैं यानी इफ़ एल्स वाले, वो हमने अभी नहीं पढ़े हैं, बट आगे हमें ये पढ़ने हैं, पूरी डिटेल के साथ पढ़ने हैं। बट अभी आप समझने की कोशिश कीजिए बस कि ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये सब वहाँ पर यूज़ होंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने चेक किया कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c, तो उस केस में हमारे पास प्रिंट हो जाए ट्रू कंडीशंस, कोई भी एक स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जाए। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हमें क्या रिटर्न करेगा ये स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने लिखा a इज़ ग्रेटर देन b। ये कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहा है, ग्रेटर साइन ऑपरेटर यूज़ कर रहा है, जो कि हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर में, दिस वन। रिलेशनल ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करते हैं, बुलियन वैल्यूज़ ही रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि 0 और 1। तो a इज़ ग्रेटर देन b, चेक कीजिए 10 इज़ ग्रेटर देन 8, कंडीशन इज़ ट्रू, यस ट्रू है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने लगाया है ये एंड ऑपरेटर, 2 बार आता है ये विदाउट स्पेस। इसके बाद एक और कंडीशन यहाँ पर मैंने लिखी है, a इज़ ग्रेटर देन c। तो a क्या है हमारे पास 10 और c क्या है 7। अब ये बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अगेन कंडीशन इज़ ट्रू, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब इन दो बुलियन वैल्यूज़ पर अप्लाई किया जाएगा ये एंड ऑपरेटर। ये किस पे काम करता है, मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपको एक ट्रुथ टेबल बताई थी। तो ट्रुथ टेबल मुझे तो मिल नहीं रही है, शायद आपने लिखी हो। तो ये ट्रुथ टेबल पे काम करता है। ट्रुथ टेबल हमारे पास क्या होती है, देखिए ट्रुथ टेबल में हमारे पास क्या होता है, एक ऑपरेंड है हमारे पास a और एक है b। ये मैं आपको आगे बताती हूँ क्योंकि हमारे काम आएगी, तो ये आपको अच्छे से बना लेना अपनी कॉपी में। एक ऑपरेंड हमारे पास a और एक है हमारे पास b। अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं एंड ऑपरेटर, हम अप्लाई करते हैं और ऑपरेटर, हम अप्लाई करते हैं नॉट ऑपरेटर, तो a की वैल्यू b की वैल्यू ट्रू है, अगर ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, या फिर फॉल्स फॉल्स है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं a और b के। तो अगर दोनों ही वैल्यूज़ ट्रू हैं तो एंड ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है ट्रू और ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है ट्रू। अगर एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स है इन दोनों ऑपरेंड्स की तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो यानी कि एंड ऑपरेटर अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू है तो उस केस में केवल ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर सभी केसेस में ट्रू रिटर्न करेगा एक्सेप्ट फॉर कि दोनों ही ऑपरेंड्स की वैल्यू फॉल्स है। एंड जो नॉट ऑपरेटर होता है या निगेशन ऑपरेटर होता है वो हमेशा सिंगल एक वैल्यू पर अप्लाई किया जाता है। तो अगर a पर मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ये जस्ट उन वैल्यूज़ को टॉगल कर देता है, ट्रू का फॉल्स कर देगा और फॉल्स का ये
ट्रू कर देगा। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल होती है जो कि हमारे सारे ही ऑपरेटर्स में काम आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए एंड ऑपरेटर में ये हमारे पास लॉजिकल एंड है, तो हम ये किस पर अप्लाई कर रहे हैं, ट्रू एंड ट्रू वैल्यू पर। तो चेक कीजिए ट्रू एंड ट्रू वैल्यूज़ हैं दोनों ऑपरेंड्स की, तो ये हमें एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। तो यानी कि ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई है। जब इफ़ कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करती है तो उस केस में हमारे पास इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, ट्रू कंडीशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, a = 10, b 10, c 6, d में मैंने एक वैल्यू असाइन करवाई है a < b की, क्योंकि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि ये जो लेस देन ऑपरेटर है या एंड ऑपरेटर है ये हमें 0 या 1 वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो चेक कर लेते हैं, हमने क्या किया, a < b की वैल्यू को असाइन किया है d में। तो चेक करो 10 > 9, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये वैल्यू ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 0 या 1, ये हमें रिटर्न करेगा 0, क्योंकि दिस कंडीशन a इज़ नॉट लेस देन b। तो d में हमारे पास क्या आउटपुट में आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, तो हमारे पास 0 आ गया है। अब इसी तरीके से मैं आपको एंड ऑपरेटर के लिए दिखाती हूँ, दिस एंड a इज़ लेस देन c। ये देखिए हमारे पास हमें क्या इसको रिटर्न करना चाहिए, ये कह रहा है हमें a की वैल्यू क्या है, 10 < 9। उसके बाद फिर एंड ऑपरेटर हमने लगाया है और a की वैल्यू फिर से 10 और लेस देन c की वैल्यू है 6। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो कंडीशन है 10 < 9, ये हमें क्या रिटर्न करेगी, सोचिए कंडीशन इज़ फॉल्स, तो ये हमें रिटर्न करेगी 0। एंड उसके बाद 10 < 6, ये भी हमारे पास गलत है, तो ये भी रिटर्न करेगा 0। तो 0 एंड 0 यानी कि फॉल्स एंड फॉल्स हमें क्या रिटर्न करता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर ट्रुथ टेबल जो बनाई थी, फॉल्स एंड फॉल्स हमें एंड के केस में रिटर्न करता है फॉल्स यानी कि 0। तो हमारे पास डी में क्या वैल्यू असाइन होनी चाहिए, 0, और हमारे पास आउटपुट में भी क्या आना चाहिए, 0। इसको मैं कुछ और कर देती हूँ, अब ग्रेटर देन कर देते हैं। तो अब देखिए क्या है हमारे पास, 10 इज़ ग्रेटर देन 9, कंडीशन इज़ ट्रू। 10 इज़ ग्रेटर देन 6, कंडीशन इज़ ट्रू। तो यानी कि 1 एंड 1 यानी कि ट्रू एंड ट्रू। ट्रू एंड ट्रू के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ट्रू। तो हमारे पास डी में कितना वैल्यू आनी चाहिए, 1। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो हमारे पास आउटपुट में कितना आ गया है, 1। पहले आपको आई गेस ये तो समझ में आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर या फिर अभी मैं आपको और ऑपरेटर बताऊंगी, वो हमें 0 एंड 1 में वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो यही हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा काम भी 0 1 पे करेगा और हमें रिटर्न भी 0 एंड 1 ही करता है। अब बात करते हैं हम और ऑपरेटर की। तो इसी में मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पर और का साइन लगा देती हूँ, दिस वन, ये आपको मिलेगा जो फॉरवर्ड स्लैश होता है उसके ऊपर मिलेगा ये वाला साइन और का। तो देखिए a इज़ ग्रेटर देन b यानी कि दिस वन, और यहाँ पर अब ऑपरेटर आ गया है और का। तो अब देखिए 1 और 1 यानी कि ट्रू और ट्रू के केस में हम ट्रुथ टेबल अगर देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, ट्रूथ एंड ट्रूथ के केस में और में हमें मिलता है ट्रूथ। तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा, 1 रिटर्न करेगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, और हमारे पास आउटपुट में कितना आ गया है, 1 आउटपुट में आ गया है। Okay. तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि आपको एंड और ऑपरेटर जो काम कर रहे हैं वो इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा एक जो डिफरेंस हमें देखकर चलना है कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से। जो एंड ऑपरेटर है वो हमें ये पता चल गया कि 2 उसको ऑपरेंड्स चाहिए होंगे। okay. अगर पहले वाले ऑपरेंड की वैल्यू ऑलरेडी फॉल्स है तो वो आगे वाले को चेक ही नहीं करता है, क्योंकि आप अगर ट्रुथ टेबल देखो तो अगर पहले वाली ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स है तो वो हमें फॉल्स ही देगा। ठीक है, तो इसलिए वो आगे वाले को चेक ही नहीं करता। इसी तरीके से अगर फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो वो आगे वाले को चेक करेगा, क्योंकि मे बी आगे वाली जो सेकंड ऑपरेंड है उसका वैल्यू ट्रू हो जाए तो ट्रू आउटपुट देगा, अगर वो फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स देगा। बट अगर फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू अगर फॉल्स है तो वो आउटपुट में फॉल्स ही आना है। तो इसलिए कंपाइलर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ता है एंड ऑपरेटर के केस में, वो जस्ट फर्स्ट ऑपरेंड जो फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंगली
डिसाइड कर लेता है कि भाई ये वैल्यू फॉल्स है, तो यानी आउटपुट में मेरे पास फॉल्स ही आना है। दिखाती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c, लेट सपोज। तो a लेस देन b बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा? 10 इज़ लेस देन 8, ये मुझे रिटर्न करेगा क्या? 0, यानी फॉल्स। एंड अब आगे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, बट फॉल्स एंड फॉल्स के केस में या फिर फॉल्स या ट्रू के केस में आउटपुट कितना आना है? फॉल्स ही आना है। तो इसलिए कंपाइलर इसको चेक ही नहीं करेगा, वो यहीं से हमें आउटपुट दे देगा कि भैया ये स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो फॉल्स है, यानी कि 0 है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने एंड ऑपरेटर अप्लाई किया है, एंड ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो अगर फर्स्ट ऑपरेंड की और ये है मान लीजिए सेकेंड ऑपरेंड, तो अगर फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू अगर फॉल्स हो गई है तो वो सेकंड को चेक नहीं करेगा, और अगर ट्रू है इसकी वैल्यू तो वो सेकंड को चेक करेगा। सेम विद द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के केस में क्या होगा? अगर फर्स्ट ऑपरेंड हमारा और ये सेकंड ऑपरेंड है, अगर फर्स्ट ऑपरेंड हमारा ट्रू है तो वो आगे चेक नहीं करेगा। क्यों नहीं चेक करेगा? देखो दिखाती हूँ आपको। क्योंकि अगर कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू हो जाता है, चाहे दूसरा वाला कुछ भी है, तो और ऑपरेटर आपको ट्रू ही देगा। और अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो आगे वाला चेक करेगा, क्योंकि अगर ट्रू है अगर सेकंड ऑपरेंड तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास लॉजिकल एंड लॉजिकल और में। अगर ये फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो वो सेकंड ऑपरेंड को चेक करेगा। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपके एंड की बात नहीं है, ये कंपाइलर को करना है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कंपाइलर कैसे काम कर रहा है। एंड आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर की हम लोग बात कर रहे थे, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की। वो कैसे काम करता है? जो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, वैसे ये यूनरी ऑपरेटर होता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैंने इसको यहाँ पर भी ऐड कर दिया है, बट हम इसको लॉजिकल में भी समझते हैं यहाँ पर कैसे काम करता है। मान लीजिए अगेन आपके पास एक इंट वैल्यू है 10 और एक वैल्यू है आपके पास 20, इंटीजर टाइप की। आपने चेक किया कि a इज़ लेस देन b, नॉट आपने इसके आगे अगर लगा दिया तो क्या होगा? देखो क्या रिटर्न करेगा ये मुझे। एक वैल्यू इंट है d, उसमें क्या रिटर्न करेगा? a लेस देन b, पहले मुझे बताइए क्या वैल्यू हमें रिटर्न करेगा? 10 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 1। नॉट 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई? नॉट 1 मतलब 0, नॉट 0 मतलब 1। जस्ट टॉगल कर देता है नॉट ऑपरेटर वैल्यू। तो डी में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो अगर आप किसी भी जो आपने कुछ भी एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेट किया है, कोई भी ऑपरेंड है, उसके आगे अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो उसकी बुलियन वैल्यू को वो टॉगल कर देगा। 1 है अगर तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। अगर मान लीजिए हमारे पास होता b लेस देन a निगेशन या नॉट ऑपरेटर, तो b की वैल्यू कितनी है? 20 लेस देन a, कंडीशन फॉल्स है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 0। निगेशन 0 कितना हुआ, या फिर नॉट 0 कितना हुआ हमारे पास? 1। तो इस तरीके से ये तीनों ऑपरेटर्स काम करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट था, इसने हमें रिटर्न किया था 1, है ना, यहाँ पर हमें भी रिटर्न किया था। अगर मैं इसके आगे नॉट का साइन लगा देती हूँ तो अब ये मुझे आउटपुट देगा 0। ये पूरे जो आउटपुट इसने रिटर्न किया था उसको जस्ट टॉगल कर देगा, तो हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया है। इन ऑपरेटर्स की हम लोग यूज़ करेंगे जब हम डिसीजन मेकिंग वाले प्रोग्राम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पर इन ऑपरेटर्स का यूज़ होगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, इन सभी का यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो आप देखो तो बिटवाइज में भी एंड और नॉट यूज़ किया गया है। बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये है हमारे पास बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड द राइट शिफ्ट।
ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास बिटवाइज में। तो हमने लॉजिकल एंड भी पढ़ा था, अब बिटवाइज एंड पढ़ रहे हैं, तो क्या इनमें डिफरेंस होगा? देखो काम दोनों का एक होगा। उसने जब हमने लॉजिकल एंड पढ़ा था तो लॉजिकल एंड में ट्रू और ट्रू के लिए ट्रू रिटर्न किया था, बाकी सब के लिए फॉल्स रिटर्न करा था। यहाँ पे भी सेम होगा, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लॉजिकल एंड जो काम करता है वो काम करता है 0 1 पर। लॉजिकल एंड में क्या होता है, हमारे पास जो दोनों ऑपरेंड्स हैं वो हमें 0 या 1 की फॉर्म में होने चाहिए, बट बिट वाइज के एंड में क्या है, जो दोनों ऑपरेंड्स होंगे वो इंटीजर, हमारे पास लॉन्ग, कुछ भी हो सकते हैं ये ऑपरेंड्स। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। देखिए हमारे पास इसका क्या आउटपुट आएगा, हमने यहाँ पर यूज़ किया है बिटवाइज एंड ऑपरेटर का। सो लेट्स चेक द आउटपुट, और आउटपुट पे हमारे पास आया है 2। क्या हुआ है? और आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर है या और ऑपरेटर जो भी बिटवाइज में है, वो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, जबकि जो लॉजिकल थे वो सिर्फ और सिर्फ हमें 0 या 1 रिटर्न करते थे। ये भी एक डिफरेंस है। अब इसने ए एंड बी ने हमें 2 कैसे रिटर्न किया, वो चीज़ हमें सीखनी है। देखो कैसे काम करता है बिटवाइज ऑपरेटर, इंडिविजुअल बिट्स पे काम करते हैं। तो जैसे हमने लिया a = 10, तो 10 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ये 10 का, ये है 4 बिट्स में, बट आपका जो कंपाइलर है वो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ये हमारे पास मेमोरी में कुछ 32 बिट्स में होंगे। ये टोटल कितनी होंगी हमारे पास? 32 बिट्स होंगी। ऐसे ही b हमारे पास कितना था, कितना लिया था हमने? b 6 लिया था। 6 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है, और बाकी सब 0। ये भी हमारे पास क्या होंगी? टोटल 32 बिट्स होंगी। तो अब एंड ऑपरेटर को इंडिविजुअल बिट्स पे लगाया जाएगा, इंडिविजुअल बिट्स पे 0 एंड 0। देखो क्या होता है हमारे पास 1 1 1 0 0 1 0 0। तो a एंड b हमें क्या रिटर्न करता है? 1 1 में 1, बाकी सब में 0। तो देखो 0 एंड 0 क्या रिटर्न कर रहा है, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? a एंड b। तो 0 एंड 0, 0 एंड 0 क्या रिटर्न कर रहा है? 0 आ गया। 1 एंड 1 कितना हमें रिटर्न कर रहा है? 1, तो 1 आ गया हमारे पास। 0 एंड 1 क्या रिटर्न किया? 0। 1 एंड 0 क्या रिटर्न किया? 0। एंड बाकी सब बिट्स हमारे पास 0 हैं, तो 0 0 0 होता है। तो ये हमारे पास टोटल 32 बिट्स कितनी आएंगी? 0 आ जाएंगी यहाँ पर। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो इंटीजर में, तो ये रिप्रेजेंटेशन है 2 का, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 2 का, तो इसलिए हमारे पास जो आउटपुट में आया था वो 2 आया था। तो इस तरीके से हमारे काम करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। अगर इसी को मैं अब कर देती हूँ और ऑपरेटर, और ऑपरेटर देखो कैसे काम करते हैं, 1 1 1 होगा, 1 1 0। तो अगर मैं इसी पर और ऑपरेटर अप्लाई करती हूँ तो देखो क्या होगा, 0 0 रिटर्न करेगा मुझे 0, 1 और 1 और क्या रिटर्न करेगा? 1, 0 1 रिटर्न करेगा 1, 1 0 रिटर्न करेगा 1, और बाकी सब 0। और अब ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास 14 का। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ इसे। यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ और Ctrl S किया, तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट में कितना आ गया है? 14 आ गया है। तो हमने ये सीख लिया कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, देखो जो ट्रुथ टेबल है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए एंड बिटवाइज ऑपरेटर के लिए सेम रहेगी, बस डिफरेंसेस कहाँ पर आए हैं? लॉजिकल ऑपरेटर काम कर रहा था 0 एंड 1 पर सिर्फ, बिटवाइज जो ऑपरेटर है वो काम करता है इंटीजर्स पे, जिसमें कि साइंड अनसाइंड आपके दोनों आ जाते हैं, एंड इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग वो भी आ जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग भी आ जाते हैं, एंड इसके अलावा कैर पर, इन सभी पर काम करता है बिटवाइज ऑपरेटर। जबकि जो लॉजिकल हमारे पास ऑपरेटर था वो सिर्फ और सिर्फ किस पर काम कर रहा था? 1 एंड 0 पर, ठीक है। इसने हमें आउटपुट दिया था केवल 1 या 0, ये हमें आउटपुट देता है जिस भी टाइप का इनपुट आप लोगे, इंटीजर टाइप का तो इंटीजर देगा, कैर टाइप का तो कैर हमें देगा आउटपुट में, ठीक है। एक्सॉर की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास ये ट्रुथ टेबल थी एंड और की, इसी तरीके से हमारे पास ट्रुथ टेबल होती है एक्सॉर के लिए भी। एक्सॉर के केस में क्या होता है, जब दोनों वैल्यूज सेम है तो वैल्यू 0 आती है, जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो हमारे पास आउटपुट में 1 1 आता है। तो अगर मैं A एक्सॉर B यहाँ पर फाइंड आउट करूँगी तो कैसे करूँगी? इंडिविजुअल बिट पर अप्लाई होगा ये फंक्शन। 1 1 हमें रिटर्न करेगा कितना? 1 1 रिटर्न करेगा हमें 0,
0 1 रिटर्न करेगा 1 एंड 1 0 रिटर्न करेगा 1, बाकी 0 0 है तो ये हमारा सब 0 0 रहेगा। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा 12 का। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ यहाँ पर। तो हमने किया A XOR B, तो हमारे पास आउटपुट में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, तो हमारे पास 12 आ गया है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास होता है निगेशन ऑपरेटर। तो निगेशन ऑपरेटर हमेशा जो अगेन फिर से अप्लाई होगा सिंगल ऑपरेंड पर। तो निगेशन ए अगर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ तो जस्ट टॉगल कर देगा ये सारी वैल्यूज़ को। तो हमारे पास 1 0 1 0 इसको टॉगल कर देगा, बाकी सब 1 1 में वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या आएगी हमारे पास ये वैल्यू। तो हमने लगाया निगेशन ए, तो लेट्स चेक दिस कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो -11 आया है, क्योंकि हम लोग साइन इंटीजर्स का यूज़ कर रहे हैं तो इसने हमें जो वैल्यू रिटर्न की है वो माइनस में की है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है क्या, लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये कैसे काम करते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है दिस वन। टोटल 32 बिट्स होंगी, 32 बिट हम कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। अब हमें बोला गया कि यू एंड बी की वैल्यू लेट्स सपोज 1 है, और हमें बोला गया कि वी हैव टू फाइंड आउट ए लेफ्ट शिफ्ट बी, यानी कि ए को लेफ्ट शिफ्ट हमें करना है बाय 1, इधर की साइड लेफ्ट में हमें उनको शिफ्ट करवाना है। तो क्या होगा, देखो लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 है तो ये वाली डिजिट आ जाएगी हमारी यहाँ पर, ये वाली डिजिट आ जाएगी हमारी यहाँ पर, ये वाली डिजिट यहाँ पर, यानी कि सारी की सारी डिजिट्स जो है शिफ्ट हो गई हैं बाय 1। और अब जो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस बचा है वहाँ पर हम ऐड कर देंगे 0। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं 8 बिट रिप्रेजेंटेशन लेती हूँ तो 1 0 1 0, ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखा रही हूँ। लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 में क्या हुआ, 0 आ गया यहाँ पर, 1 आ गया यहाँ पर। लेफ्ट में सब के सब शिफ्ट हो रहे हैं बाय 1 स्पेस, बाय 1 वैल्यू। तो क्या होगा, यहाँ पर स्पेस खाली रह जाएगा और ये वाली जो बिट होती है, जो एक्स्ट्रा बिट है, ये डिस्कार्ड हो जाती है, यानी डिलीट कर दी जाती है। और जो ये ब्लैंक स्पेस होता है यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है 0। तो देखो इसको अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ अब 20, ठीक है, तो मैं देखती हूँ एक बार चेक करके से। मैंने चेक किया क्या क्या वैल्यूज थी हमारे पास। 10 पर बाय 1 हमने लेफ़्ट शिफ्ट लगाया था, 10 पर लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1, तो हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए 20। अच्छा, तो हमारे पास आउटपुट में कितना आ गया, 20। इसी तरीके से हमारे पास राइट शिफ्ट होता है। तो राइट शिफ्ट में हम लोग बाय 1 राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए, तो ये वाली जो बिट होती है ये डिस्कार्ड कर दी जाती है। ये वाली जो बिट है वो आ जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड बिट आ जाएगी सेकंड पोजीशन पे, ये वाली बिट आ जाएगी हमारे पास इस पोजीशन पे, एंड ये हमारे पास इस तरीके से ये बिट्स हमारी अब राइट में शिफ्ट हो गई हैं बाय 1। इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस बचा है तो यहाँ पर 0 को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस 10 पर अप्लाई करती हूँ राइट शिफ्ट बाय 1, राइट शिफ्ट बाय 1, तो देखिए क्या होगा। टोटल 32 बिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमें करना है इसे राइट शिफ्ट, तो ये हो जाएगा डिस्कार्ड, ये पहुंचेगा हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, ये पहुंचेगा 0, फिर यहाँ पे 1 0 0, बाकी सब 0 0 है। तो इसका अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालती हूँ तो ये मेरे पास आता है 5। करके देख लेते हैं जल्दी से, एग्जीक्यूट इसको। आउटपुट में आना चाहिए हमारे पास 5, तो हमारे पास आउटपुट में कितना आ गया, 5 आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब इसके बाद हमने जो लिखे हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ऑपरेटर्स को लिखा है। तो क्या मीनिंग है, देखिए हमने लिखा है एंड इक्वल्स टू, तो अगर मैंने लिखा है ए एंड इक्वल्स टू बी तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए एंड बी। सेकेंड है हमारे पास और इक्वल्स टू, यानी कि ए और इक्वल्स टू बी, इसका क्या मीनिंग होगा, ए इक्वल्स टू ए और बी। थर्ड है हमारे पास एक्सॉर इक्वल्स टू, यानी कि ए एक्सॉर बी। अगर इस तरीके से आपके पास स्टेटमेंट लिखा है तो इसका क्या मीनिंग हो, ए इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी।
लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू, यानी कि ए लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू बी अगर आप लिख रहे हैं, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू ए लेफ्ट शिफ्ट बी। राइट शिफ्ट में अगर लगाते हैं तो इसका मीनिंग है ए इक्वल्स टू ए राइट शिफ्ट बी, दैट्स ऑल। ठीक है, और अब ये कैसे हमें कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको बता दिया है ये चीज़। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं। अभी इन लेक्चर्स में मैंने आपको जस्ट इतना बताया है कि ये ऑपरेटर्स कैसे काम कर रहे हैं विद एग्जांपल्स, बट अभी हमें इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमें और ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि मैं आपको आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें बताऊंगी। सो स्टे ट्यून और थोड़ा सा पेशेंस रखकर इन जो भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं इनके ऑपरेशंस को समझना, एग्जीक्यूट करके देखना। कहीं कन्फ्यूजन आता है तो लिख लेना, उसको हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। बट जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर को पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।